जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 12 जून 2026 और 12 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 8 जून, सी 12 जून, डी 14 जून। तो इसका सही आंसर है 12 जून। विश्व बाल श्रम दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई कब? ये क्वेश्चन बन सकता है तो 2002 में हुई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसकी घोषणा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO के द्वारा मनाया जाता है। कभी कभी विश्व बाल श्रम दिवस का उपदेश पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, बाल श्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाँ, भारत में एक अधिनियम बना हुआ है जिसे हम भारत में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 कहा जाता है। इसके अनुसार खतरनाक कार्यों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। हाँ, 2026 अभियान का फोकस बाल श्रम के खिलाफ, यानी जो थीम है वो बता रहा हूँ। 2026 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम पूछी जा सकती है, तो यह रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर पहल को आगे बढ़ाना। रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, तो इस पहल के साथ इस बार विश्व बाल श्रम दिवस मनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाल श्रम को लाल कार्ड, देखो इसका हिंदी में जो थीम है, हिंदी में थीम है वो है बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ एक नया पॉइंट आया है और विश्व बाल श्रम दिवस हम मना रहे हैं, तो यहाँ पर एक ILO आया है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1999 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के दौरान की गई थी। अब बात आती है कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक वर्तमान प्रमुख है गिलबर्ट F. होंगो। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आइए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो ध्यान दीजिएगा, 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। वैश्विक अभिभावक दिवस हम 1 जून को मनाते हैं। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता विश्व दिवस 15 जून। अफ्रीकी बाल दिवस 16 जून। मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम विश्व दिवस 17 जून। सशक्त भोजन दिवस 18 जून। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। नाविक दिवस 25 जून। मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस 27 जून। उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हम 30 जून को मनाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि जून माह में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दिव्यांगजन विश्वकर्मा कारीगरों के लिए कौन सी पहल लागू की गई है? ए एक जिला एक उत्पाद, बी स्टार्टअप इंडिया, सी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, डी मेक इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? 2 अभियान अलग अलग है। एक तो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और दूसरा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब इस दोनों को मर्ज करके नई योजना शुरू की गई है, यानी दोनों का लाभ लेकर के दिव्यांगजनों, जो दिव्यांगजन कारीगर होते हैं, उनके लिए भी अब
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल शुरू की है। देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तो पहले से संचालित थी और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी पहले से संचालित थी, लेकिन खास बात यह है कि इस बार दिव्यांगजन कारीगरों के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। अब क्या करेंगे ये लोग, तो चयनित स्टेशनों पर उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे और बिक्री हेतु विशेष खुदरा दुकानें स्थापित करेंगे दिव्यांगजनों के लिए। स्टेशन जो होते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ पर चयनित दुकानों में अपना प्रदर्शन करेंगे और सामान भी बेचेंगे। याद रखिएगा, इस पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP का जो मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजन कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अब बात आई है यहाँ पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो ये याद रखिएगा, एक स्टेशन एक उत्पाद हिंदी में कहा जाता है। यह 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसमें अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को सम्मिलित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई है रेलवे स्टेशनों में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में गोवा सरकार की अटल आसरा योजना किस वर्ग के लोगों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की जाती है? ए, वरिष्ठ नागरिकों को, बी, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST समुदाय को, सी, दिव्यांग व्यक्तियों को, डी, शहरी गरीबों को। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है अनुसूचित जनजाति समुदाय व्यक्तियों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अटल अप्सरा योजना किस राज्य की है? इसका सही आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अटल अप्सरा योजना को कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर है 12 मई 2025 को। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अटल अप्सरा योजना की शुरुआत किसने की? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की। क्वेश्चन ये बनता है कि अटल आसरा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है आदिवासियों को आवास सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस योजना का क्रियान्वयन कौन सा कहना चाहिए विभाग कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका संचालन जनजाति कल्याण विभाग गोवा द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कितनी सहायता राशि दी जा सकती है? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर घर की मरम्मत करना है 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख से 3 लाख तक का रुपए दिया जाएगा, और नया निर्माण करना है तो उसके लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। किनको? ST समुदाय के व्यक्तियों को। और इसके लिए गोवा में जो बजट पास किया गया 2026-27 में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। हाँ, लेकिन लाभान्वित जो परिवार है उसकी एक शर्त है कि इनकी वार्षिक आय 3 लाख तक निर्धारित की गई है। इससे ऊपर है तो आप योजना का लाभ नहीं ले सकते और आप गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय में आना होगा। आवेदन कहाँ कर सकते हैं? तो atalasra.com पर, जो कि 16 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है, इससे आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 342 के तहत भारत में अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्राप्त है। एक शब्द यहाँ पर आया है बार बार, आसरा। इस बार आसरा का जो अर्थ निकाला गया है वो है आश्रय या सहायता। तो एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं और उनका आंसर भी याद रखिएगा। कुछ नई योजनाएं जो कि हाल ही के दिनों में शुरू की गई है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे PM राहत योजना, ये शुरू की गई है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख तक की निःशुल्क उपचार प्रदान करना है। एक योजना है गौधाम योजना। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की है। एक है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। नाम से स्पष्ट है, दिल्ली शब्द लगा है तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है। क्यों? बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक क्वेश्चन है डिजिटल वोटर नामांकन कार्यक्रम, ये कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में। मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को 100% डिजिटल करने के लिए। एक योजना है लाडली बहना योजना, कहाँ संचालित है? मध्य प्रदेश में। कृषक बंधु योजना, ये पश्चिम बंगाल में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। एक है जल जीवन मिशन 2.0, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सिक्किम से हुई है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
हरियाणा सरकार ने यमुना प्रदूषण नियंत्रण एवं पुनरुत्थान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कौन सी समय सीमा निर्धारित की है? ए 31 मार्च 2027, बी 31 दिसंबर 2027, सी 31 दिसंबर 2028, डी 30 जून 2027। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 2027। हरियाणा सरकार ने यमुना प्रदूषण नियंत्रण और उसकी पुनरुत्थान के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए योजना शुरू की है। यमुना नदी की अगर बात करें तो प्रमुख सहायक नदियां उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और हरियाणा सरकार ने ही यमुना प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए 31 दिसंबर 2027 की समय सीमा तय की है। यानी 31 दिसंबर 2027 तक प्रदूषण मुक्त कर दिया जाएगा यमुना को। हाँ, इसमें क्या क्या स्थापित किए जाएंगे? तो एसटीपी स्थापित किया जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा और औद्योगिक अपशिष्ट जल के सामूहिक उपचार के लिए भी सीईटीपी कॉमन इफ्लूमेंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा और मिलियन लीटर पर डे जल उपचार क्षमता की इकाई भी लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी रखा है। याद रखिएगा, यमुना नियंत्रण एवं पुनरुत्थान योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ए कोनेरू हम्पी, बी हरिका द्रोणावल्ली, सी सविता श्रीभास्कर, डी वैशाली रमेश बाबू। तो व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप महिला का खिताब जीता है सविता श्रीभास्कर ने। ये 19 वर्ष की खिलाड़ी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने वर्ष की है? 19 वर्ष की है। और इसने कौन सा खिताब जीता है? भारतीय इंटरनेशनल मास्टर है ये सविता श्रीभास्कर ने महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सविता श्रीभास्कर ने फाइनल में किसको हराया? तो इसने हराया है अफरूजा को हराया है। यह आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन उलान बटोर स्थान पर आयोजित किया गया था। उलान बटोर कहाँ पर है? मंगोलिया में। और फाइनल में इन्होंने, सविता ने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल कर पूरे टूर्नामेंट में नाबाद प्रदर्शन किया है। इस जीत के साथ ही फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी क्वालिफाई हो गई हैं। यह भारत का 13वां महिला एशियाई शतरंज चैंपियनशिप खिताब है और चेन्नई की खिलाड़ी हैं। नाम याद रखिएगा, कहाँ की खिलाड़ी है? चेन्नई की है। ये उनकी फोटो है। इस टूर्नामेंट में 2555 की रैंकिंग के साथ उभरी हैं। तो इतने पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कुछ शतरंज प्रतियोगिताएं हुई है, उनके विजेता को देख लेते हैं। जैसे टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जो कि नीदरलैंड में आयोजित हुआ था और इसे जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। याद रखिएगा, जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है इसे शतरंज का विमल्डन भी कहा जाता है। और एक प्रतियोगिता हुई थी फीडे महिला कैडेट्स टूर्नामेंट 2026, इसकी विजेता रही आर वैशाली। आयोजित हुआ था यह जॉर्जिया में। एक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, कल है पर कुछ ही दिनों में, कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है आर प्रज्ञानयन। कहाँ के खिलाड़ी हैं? भारत के हैं। और आर प्रज्ञानयन ने विश्व शीर्ष के खिलाड़ियों को पछाड़कर नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीत लिया है और यह खिताब जीतने वाले आर प्रज्ञानयन पहले भारतीय बन गए हैं। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। और अभी आज का जो प्रश्न है कि महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप का खिताब सविता श्रीभास्कर ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जामनगर गुजरात में 168 मेगावाट क्षमता वाला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु मेटा प्लेटफॉर्म और किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है? इस कंपनी का नाम बताना है। ए टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, बी इंफोसिस, सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, डी विप्रो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले किस किस के बीच समझौता हुआ है? फेसबुक जानते हो? हाँ, तो फेसबुक का जो एआई प्लेटफॉर्म है मेटा, तो फेसबुक का एआई प्लेटफॉर्म मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में एक समझौता हुआ है। ये समझौता इस प्रकार हुआ है कि गुजरात के जामनगर में एक
168 मेगावाट क्षमता वाला AI सक्षम केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोनों के बीच समझौता हुआ है। क्या होता है, जब भी कोई डाटा को संरक्षित किया जाता है तो बड़ी सी चीप में उसे ठंडा रखने के लिए ये समुद्र के अंदर या ऐसे जल स्रोत के अंदर रखा जाता है जिससे उसको ठंडा लगे। इसलिए अब मेटा के पास ज़्यादा डाटा हो गया है और भारत में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ समझौता किया है। और ये सेंटर कहाँ बनेगा, तो ये गुजरात के जामनगर में बनेगा। इसके लिए रिलायंस कंपनी उन्हें डिज़ाइन करके देगी, निर्माण भी करेगी, ऊर्जा आपूर्ति भी करेगी और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी देगी। बदले में जो फेसबुक है उसे आवश्यक ऊर्जा और पानी की पूरी लागत का वहन करना होगा। तो मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज, फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में यह समझौता हुआ है। हाँ, क्योंकि मेटा ने 2020 में जियो प्लेटफॉर्म पर विशेष निवेश किया था, इसलिए अब दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण खबर है, जल्दी वाली। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, यह भारत में मेटा मतलब फेसबुक की पहली विशेष रूप से निर्मित बिल्ड टू स्वीट डेटा सेंटर होगा, जो कि जामनगर गुजरात में बनेगा। डियर स्टूडेंट, फटाफट लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में पानी के अंदर सबसे ऊंचे मानव स्टेक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? ए लक्षद्वीप, बी स्वराज द्वीप जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है, सी डी माजुली द्वीप। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह स्वराज द्वीप। अंडमान एवं निकोबार समूह में आता है स्वराज द्वीप, जिसे पहले हेवलॉक द्वीप भी कहा जाता था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 मई 2026 को ही पानी के अंदर सबसे ऊंचे मानव स्टॉक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अभी हाल ही में उन्हें प्रदान किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसीलिए यह क्वेश्चन अभी बना है। इस रिकॉर्ड में 14 क्यूबा गोताखोरों ने भाग लिया और संरचना इसकी ऊंचाई थी 22.3 मीटर। एक पिरामिड, पहले बहुत सारे लोग, फिर उसके ऊपर कम लोग, फिर उसके ऊपर, इस प्रकार से पिरामिड बनाया, मानव श्रृंखला का पिरामिड। और यह बना है स्वराज द्वीप में। अब स्वराज द्वीप कहाँ पर है? तो पहले इसका नाम याद रखिएगा, पुराना नाम इसका हेवलॉक द्वीप है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और मानव स्टॉक जो पिरामिड बना था 3 मिनट तक स्थिर रहे थे और इसलिए यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसे हाल ही में प्रदान किया गया। हाँ, उसके एक दिन पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप में पानी के अंदर फहराया गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का गिनीज रिकॉर्ड भी बना है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात आई है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में कौन सी टीम प्रथम स्थान पर रही है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। डियर स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही गेस किया आपने, भारत। भारत ICC पुरुष वनडे टीम में प्रथम स्थान पर है रैंकिंग में और इसे 118 रेटिंग प्राप्त हुई है। न्यूजीलैंड द्वितीय स्थान पर है, इसे 113 रेटिंग प्राप्त हुई है और ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पर है, ये 109 रैंकिंग प्राप्त हुई है और पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीका इसमें चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर है पाकिस्तान। ये जो रैंकिंग है ये ICC पुरुष वनडे टीम की रैंकिंग है, जिसमें भारतीय टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब कुछ रैंकिंग देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट, अगर वनडे टीम की बात करें तो वर्तमान में भारत विश्व में नंबर 1 टीम बनी हुई है। और महिला टीम की बात करें तो शीर्ष में वनडे क्रिकेट महिला टीम में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है। रग्बी पुरुष टीम में साउथ अफ्रीका प्रथम स्थान पर है। टेबल टेनिस पुरुष टीम में चाइना शीर्ष स्थान पर है। बेसबॉल पुरुष टीम में जापान प्रथम स्थान पर है और आइस हॉकी पुरुष टीम में कनाडा विश्व की नंबर 1 टीम बनी हुई है। तो ये इतनी रैंकिंग याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट नोट डाउन करते चले, पेन कॉपी लेकर के बैठे और नोट भी करते रहें। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें।
FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए शशिधर जगदीशन, बी के सत्यनारायण राजू, सी चंदा कोचर, डी एस कृष्णन। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है के सत्यनारायण राजू। इन्हें बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? यह कार्यक्रम मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? 8 जून 2026 को FI बेस्ट बैंकर अवार्ड दिया गया। इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। क्वेश्चन आता है कि के सत्यनारायण राजू कौन है? तो ये है केनरा बैंक के प्रथम निदेशक, मतलब MD हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO भी हैं। और इन्हें बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता के लिए इन्हें बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, इंडिया स्पारो बिजनेस लीडर्स लिस्ट 2024 में भी के सत्यनारायण राजू को शामिल किया गया है। अब बात आती है कि FI बेस्ट बैंकर अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करते हैं द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस इसे प्रदान करता है। बात आई है यहाँ केनरा बैंक की। केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई बेंगलोर में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और केनरा बैंक की टैगलाइन याद रखिएगा, क्योंकि टैगलाइन है इसकी एक साथ हम कर सकते हैं। बैंक की टैगलाइन याद रखिएगा, केनरा बैंक की टैगलाइन है एक साथ हम कर सकते हैं। चलिए अब बैंक से संबंधित कुछ बता दें आपको। तो लंदन की प्रतिष्ठित संस्था है सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। और साथ ही साथ HDFC बैंक को यूरो मनी प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2026 में इंडिया सेफ्टेड प्राइवेट बैंक और इंडिया बेस्ट प्रीमियम बैंकिंग का अवार्ड भी मिला है। वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक है उदय कोटक। और उदय कोटक को व्यापार और उद्योग में योगदान के लिए हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो बैंक से संबंधित इतने अवार्ड याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 विमान की प्रथम प्रशिक्षण उड़ान किस शहर से सफलतापूर्वक की गई? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी वडोदरा, डी नागपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है वडोदरा। एयरबस C295 विमान है ये, और ये वडोदरा में निर्मित हुआ है और इसकी प्रथम प्रशिक्षण गुजरात के वडोदरा में की गई है। इस उपलब्धि पर नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे राम मोहन नायडू ने प्रशंसा व्यक्त की है। और ये C295 जो विमान परियोजना है, इसका निर्माण एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा किया गया है। और वडोदरा में स्थापित उत्पादन सुविधा भारत में सैन्य विमान निर्माण को बढ़ावा दे रही है। बड़ौदा में स्थित है इसकी इकाई और इसका नाम है एयरबस C295 विमान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार कितनी टीमें भाग ले रही है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, IMP क्वेश्चन है। ए 32 टीमें, बी 40 टीमें, सी 48 टीमें, डी 64 टीमें। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट 48 टीमें। फीफा विश्व कप 2026 ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप का जो आयोजन है 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। और इस बार जो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। यह फीफा विश्व कप का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा, याद रखिएगा। पहली बार टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 94 मैच खेले जाएंगे। मैच की संख्या याद रखें। टूर्नामेंट में 12 समूह बनाए गए हैं, प्रत्येक समूह में 4 टीमें हैं। उद्घाटन मैच जो होगा मेक्सिको, मेजबान है मेक्सिको, का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। इसका जो फाइनल मुकाबला है 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। इतने क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक और एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं को निम्न में से किस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है? ए प्रधानमंत्री आवास एवं आयुष्मान भारत योजना, बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
डी अटल पेंशन योजना। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान भारत योजना। क्या उत्तर प्रदेश ने 3 तलाक लेने वाली या एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं को अब प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा और आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की आई है। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। और राजकीय पशु जो है यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। और राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया है। और हाल ही में विजिट माई स्टेट टूरिज्म कैंपेन, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, अब मैप में चलते हैं तो ये है उत्तर प्रदेश, आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है इधर बिहार से लगती है, इधर झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है और इधर हरियाणा से लगती है और उत्तराखंड से भी लगती है। तो इतने राज्यों के साथ अपनी, यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में वर्ष 2026 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी भी जयंती मनाई गई? ए 127वीं जयंती, बी 128वीं जयंती, सी 129वीं जयंती, डी 130वीं जयंती। तो डियर स्टूडेंट्स, का सही आंसर है हाल ही में क्रांतिकारी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती मनाई गई। 2026 में हम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को सत सत नमन करते हैं। इनकी 130वीं जयंती मनाई जा रही है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 में हुआ था और उन्होंने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी थी। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देना, बी, राज्य को ज्ञान आधारित, अनुसंधान उन्मुख और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना, और केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, डी, केवल पर्यटन क्षेत्र का विकास करना। तो हाल ही में पहली बात तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नीति का आयोजन अभी किसने शुरू किया है? क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। लेकिन इसका उद्देश्य है राज्य को ज्ञान आधारित, अनुसंधान उन्मुख और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना। ज्ञान भी केंद्रित हो, अनुसंधान भी किया जाएगा और नया कुछ खोजा जा रहा है तो उस पर भी कार्य होगा। और इस नीति का जो अनावरण किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। और इसके लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का भी गठन किया गया है उत्तराखंड में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा में प्रस्तावित नए विधेयक के अनुसार किस आयु के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया में अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ए 13 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 18 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है 16 वर्ष। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया में पूरी तरह प्रतिबंध लगा देगा कनाडा। याद रखिएगा, इससे पहले मलेशिया, याद रखें मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा और स्पेन, इन देशों ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे इन देशों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फूड विक्रेताओं की स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता की निगरानी हेतु QR कोड आधारित फीडबैक एवं निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? ए जयपुर, बी सूरत, सी अहमदाबाद, डी इंदौर। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो सही आंसर है अहमदाबाद।
क्वेश्चन ये बनता है कि क्यूआर कोड आधारित फीडबैक एवं निगरानी प्रणाली किसके लिए बनाई गई है? तो ये बनाई गई है स्ट्रीट फूड। अब स्ट्रीट फूड विक्रेता कौन होते हैं? तो वे होते हैं जो रोड किनारे ठेला लगाकर अपनी चीज़ों को, खाद्यान्न चीज़ों को बेचते हैं। जैसे फास्ट फूड वगैरह भी होते हैं, गुपचुप का ठेला हो गया, पानी पूरी हो गया, बड़ा पाव वगैरह का जो ठेला होता है, उनके लिए क्यूआर कोड आधारित फीडबैक एवं निगरानी प्रणाली शुरू की है अहमदाबाद नगर निगम ने, एएमसी ने। और ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके विक्रेताओं को रेटिंग दी जाएगी और पहल की शुरुआत पानी पूरी विक्रेताओं से की गई है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखिएगा। इसके लिए FSSAI आधारित जो मानक होंगे उस पर खरे उतरने वाले ही ठेला लगा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रवासी राजहंसों का बड़ा जमावड़ा कहाँ देखा गया, जो हर साल होता है? A चिल्का झील उड़ीसा, B थुथुकुडी के नमक के दौरा मैदान तमिलनाडु, C वेम्बनाड झील केरल, D लोकतक झील मणिपुर। तो डियर स्टूडेंट, अभी राजहंसों का, प्रवासी राजहंसों का जमावड़ा है वह है थुथुकुडी, जो कि नमक का मैदान है तमिलनाडु में। इसमें जो पक्षी है वो लोग आते हैं समय चेंज होने पर, और राजहंस जिसे फ्लेमिंगो कहा जाता है, ये स्थान उनके लिए विश्राम स्थल है। ग्रेट फ्लेमिंगो और लेजर फ्लेमिंगो दोनों प्रजातियों के यहाँ पर फ्लेमिंगो आते हैं, राजहंस आते हैं। ये पक्षी मुख्यतः गुजरात के कच्छ के रण से प्रवास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। राजहंसों का प्रमुख भोजन शैवाल होता है और शैवाल में मौजूद वर्णक राजहंसों को गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। नमक के मैदान और तटीय आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास होता है, इसलिए बड़े पैमाने पर अभी थुथुकुडी नमक के मैदान पर प्रवासी राजहंसों का जमावड़ा देखा गया। अब बात आती है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोटी को राजहंस अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पहले स्वदेशी HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रशिक्षण ट्रूनेट HPV+ को मान्यता दी है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? HIV से संबंधित टेस्ट करने के लिए भारत में किट तैयार की गई है। इसका प्रशिक्षण किस कंपनी ने किया है इस तैयार? भारत बायोटेक, B सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, C मोबालियो डायनामिक सिस्टम, D बायोकॉन लिमिटेड। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है मोलबियो डायग्नोस्टिक्स, जिन्हें ट्रूनेट HIV+ भारत का पहला स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग प्रशिक्षण है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और यह प्रशिक्षण गोवा स्थित मोलबियो डायग्नोस्टिक द्वारा विकसित किया गया है। यह 8 उच्च जोखिम वाले HPV प्रकारों का पता लगाएगा। लगभग 95% सर्वाइकल कैंसर मामलों के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रकार के सर्वाइकल जो कैंसर होते हैं उनकी देखरेख के लिए अब स्वदेश में ही एक स्क्रीनिंग विकसित की गई है, एक अच्छी चीज़ है। सर्वाइकल जो कैंसर होता है महिला के गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रशिक्षण के सत्यापन में AIIMS नई दिल्ली, ICMR और WHO की इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर शामिल हैं। इसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित हुआ है। याद रखिएगा, ये स्वदेशी स्क्रीनिंग प्रशिक्षण है, टेस्ट है एक प्रकार का, जिससे हम HPV+ जैसे यानी जो उच्च जोखिम वाले HPV प्रकार का पता लगा सकते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में केरल द्वारा महिला एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? A शुभ यात्रा योजना, B नारी शक्ति योजना, C प्रियदर्शनी योजना, D सक्षम महिला योजना। डेस्ट इसका जो सही आंसर है वह प्रियदर्शनी योजना। किसने शुरू किया है? क्वेश्चन बन सकता है। आंसर इसका केरल ने। कब शुरू किया है? तो 10 जून 2026 को मंजूरी मिली है और पूरे केरल में यह 15 जून 2026 से पूरे केरल में लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कमीशन की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। इसमें महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया है। योजना के प्रारंभिक चरण में यह सुविधा केवल साधारण बसों में उपलब्ध है। आगे चलकर इसे और बढ़ाया जा सकता है। इस योजना को पहले 100 दिनों के लिए संचालित किया जा रहा है। यह योजना कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की इंदिरा गारंटी से जुड़ी हुई है। बात आई है केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए
आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और चलिए अब हम आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराते हैं। कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, लगातार 2 कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जून। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने हाल ही में किस भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व की प्रतिमा अपने शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईजी कनेक्ट फ्लाइट्स मॉडल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सही आंसर है वाराणसी। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल सुधार संबंधी समझौते ज्ञापन किस राज्य के साथ हस्तांतरित किए हैं? सही आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 9 जून 2026 को लॉन्च किया गया विनिमय क्या है? तो एक भूमि बंदरगाहों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्रबंध प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? नाम है इनका रेणु भाटिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए भारतीय राजा किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है फिल्म एवं सिनेमा जगत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस मंच ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है? सही आंसर है GEM अर्थात सरकारी ई मार्केट प्लस। हाल ही में भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किसने किया? सही आंसर है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 114वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल किसने नेतृत्व किया? शोभा करंदलाजे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस सिस्टम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है जिसका उद्देश्य सीमा प्रबंधन को डिजिटल और सुरक्षित बनाना है? इसका सही आंसर है बी, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 832 करोड़ की कोलकाता पोर्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना किस कंपनी को प्रदान की गई है? सही आंसर है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 13 टेबल टेनिस विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? सृष्टि किरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 90 मीटर से अधिक जेवलिन थ्रो करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर है रमेश थरंगा पथिराज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है असम। तो ये कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन थे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।